हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम पढ़ रहे थे फसल का उत्पादन किस प्रकार से होता है और फसलों का प्रबंधन किस प्रकार से होता है। प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जाना है इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसी में सबसे पहले हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा क्रॉप का इंट्रोडक्शन, क्रॉप क्या होती है यानी कि फसल क्या होती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, इसके बाद हमने जाना कि जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है वो क्या है। सबसे पहले हमने कहा जो फसल उत्पादन है वो क्या है। कोई भी एक फसल है जिससे कि हमें भोजन की प्राप्ति हो रही है या जिससे भी हम कोई उत्पाद प्राप्त कर रहे हैं, उसकी फसल को जब हम उत्पादन कर रहे हैं तो उसे हम फसल उत्पादन कहेंगे। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो फसल उत्पादन प्रबंधन है, तो यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसे हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। मैनेज में सारी ही चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हम देखेंगे जो फसल है वो खराब ना हो, उस पर किसी भी प्रकार के कीड़े या फंगस ना लगे जिससे कि पूरी फसल बर्बाद ना हो। सेकेंड चीज़ हम ये देखेंगे कि जो फसल का उत्पादन है उसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकें, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन्हांसमेंट किस प्रकार से करें, यानी कि उत्पादन बढ़े और जो वहाँ पे हम जिस भी फसल को उगा रहे हैं वो उन्नत किस्म की हो। इस प्रकार की जो सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे हमने मैनेजमेंट में देखी थी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के क्या क्या स्रोत हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि भोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब हमने पढ़ा था हमने कहा था 3 मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं। पहला होता है ऑक्सीजन, वाटर और फूड। तो सबसे पहले हमारे पास आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होती है प्लांट से। दूसरा हमने कहा जल, हमारे वातावरण में जल हमसे हमें मिलता है। तीसरी जो चीज आती है वो है फूड, यानी कि भोजन। तो भोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ से मिलता है, क्या स्रोत है भोजन का। हमने कहा 2 मुख्य स्रोत हमारे पास आते हैं, पहला प्लांट आएगा, दूसरा एनिमल आएगा। दोनों में भी अगर हम बात करें कि जो प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स होता है, यानी कि जो प्राथमिक जो स्रोत है और जो द्वितीय स्रोत है उनमें से कौन होगा, तो प्राथमिक स्रोत में हम प्लांट को पढ़ेंगे, जो द्वितीय स्रोत होगा वो हम यहाँ पे एनिमल को देखेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमने बात की थी, जो हमें कुछ फूड प्लांट से मिलता है, जो प्लांट से हमें मिलने वाला भोजन है वो क्या है और जो एनिमल से मिलने वाला भोजन है वो क्या है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखे थे। तो हमने यहाँ पे क्या क्या बात की, हमने यहाँ पे बात की है अभी भोजन की। भोजन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की अगर क्रिया करनी हो तो उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या है, भोजन है। तो सारी ही क्रियाओं को करने के लिए हमने कहा यहाँ तक कि हमें बैठने के लिए, सोने के लिए, सारी ही चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होगी। इसीलिए भोजन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये भोजन हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा, यानी कि पादपों से मिलेगा या फिर जंतुओं से मिलेगा। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है, अब हमने कहा क्रॉप की क्या डेफिनेशन होती है। क्रॉप की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। हमने कहा था जब हम क्रॉप की बात कर रहे हैं तो हमने कहा क्रॉप यानी कि हम प्लांट को उगा रहे हैं, पौधों को उगा रहे हैं। तो अब क्रॉप अलग से नाम क्यों आया, क्यों हम यहाँ पे फसल नाम यूज कर रहे हैं, क्यों हम यहाँ पे पौधों को यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर आप डिफाइन करेंगे, अ क्रॉप इज अ प्लांट दैट कैन बी ग्रोन एंड हार्वेस्टेड एक्सटेंसिवली फॉर प्रॉफिट और सब्सिस्टेंस व्हेन the health of the same kind of when the plants of the same kinds are cultivated at one place on the large scale, it is called crop। क्या कह रहा है कि जो फसल एक पौधा है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम एक बड़े पैमाने पर उगाते हैं किसी भी प्रकार के लाभ के लिए। और लाभ किसी भी प्रकार का हो सकता है कि उस क्रॉप, उस प्लांट से हमें क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है भोजन के रूप में। हो सकता है कि वो जो भोजन का प्रयोग है हम अपने लिए करेंगे या फिर उस भोजन का प्रयोग हम किसी को बेचने के लिए करेंगे, यानी किसी भी प्रकार से हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा, जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं।
यानी कि हम बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे को जब बोते हैं तो उसे हम फसलें कहते हैं। फसल में क्या होता है, जैसे हमने कहा कि अगर पूरे खेत में हमने गेहूं के पौधे लगा दिए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, गेहूं की फसल कहेंगे। नेक्स्ट बात हमने क्या की थी, हमने कहा था अधिकांश फसलों की खेती कृषि या हाइड्रोपोनिक्स में की जाती है। अभी हम जानते हैं कि जो पौधों को हम उगाते हैं तो जब हम पारंपरिक खेती में उन्हें उगाते हैं तो हम उन्हें कह रहे हैं कृषि। जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है हाइड्रोपोनिक्स, वो क्या होता है, हमने कहा था हाइड्रोपोनिक्स में जो प्लांट होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें इस प्रकार से उगाया जाता है कि वहाँ पे मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक इमेज आती है, इस इमेज में क्या आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जल दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी है। अब ये पानी है, यहाँ पे आप देखोगे ये जो पौधा है, पौधे की सिर्फ रूट यहाँ पे पानी में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पौधा उगाया जा रहा है, मिट्टी का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो क्या होगा इसमें, ये जो पानी है इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट होंगे, सारे ही आवश्यक तत्व होंगे जो कि प्लांट को ग्रो होने के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज के लिए सिस्टम बना होगा, यहाँ पे सारे पोषक तत्व होंगे, हॉर्मोन्स होंगे जिनकी आवश्यकता एक प्लांट को होती है। इसे हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो एक तो हम करते हैं पारंपरिक कृषि, जो हम खेतों में पौधों को उगा रहे हैं, और एक होता है हाइड्रोपोनिक्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। तो दोनों ही प्रकार की चीजों को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमने बात की थी, हम बात कर रहे थे यहाँ पे एक पौधे की, एक फसल की। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये धान का एक पौधा है, और अगर हम बात करें दूसरी इमेज की, हमने कहा ये धान की एक फसल है। यानी कि जब एक पौधे की बात हो रही है तो हम उसे एक पौधा कहेंगे। जब बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे होंगे उसे हम फसल कह रहे हैं। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत अन्य प्रकार के क्या होते हैं, वहाँ पे पौधे पाए जाते हैं। हो सकता है कि किसी खेत में वहाँ पे गेहूं के पौधे भी हैं, वहाँ पे घास भी है, वहाँ पे फूल के पौधे भी हैं, उसे हम फसल नहीं कहेंगे। फसल क्या होती है, जब बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। जैसे कि आप अगर इस इमेज को देखेंगे, हमें पूरे इस क्षेत्र में सिर्फ यहाँ पे धान के पौधे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम, ये धान का एक पौधा है। ये डिफरेंस है किसमें, एक फसल में और एक पौधे में। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने जान लिया है क्रॉप क्या होती है, इनकी फसल क्या होती है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो फसलें होती हैं किस प्रकार से उन्हें विभाजित किया गया है। देखिए हम बात करते हैं जो धान की फसल है, गेहूं की फसल है, इसी प्रकार से जो दाल उगाई जाती है, जो वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं, जो फ्रूट यहाँ पे उगाए जाते हैं, तो इन्हें हम सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि किस टाइम पे इन्हें बोया जाएगा, किस टाइम पे इन फसलों को काटा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्या करते हैं, जो फसल है उन्हें अलग अलग प्रकार से बोते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही सीजन में हम सारी फसलों को बो देते हैं। हर फसल का एक टाइम पीरियड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उन्हें बोते हैं। तो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारे पास आएगी वो आएगा टाइप्स ऑफ क्रॉप, यानी कि फसलों के प्रकार। तो देखेंगे फसलों के कितने प्रकार हमारे पास आते हैं, 3 प्रकार की हमारे पास फसलें आई हैं। पहली जो फसल है वो है जैद क्रॉप, जिसे हम कहते हैं। सेकंड है खरीफ क्रॉप, और लास्ट है रबी क्रॉप। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या डिफरेंस होता है इन तीनों में। आपके पास मेनली खरीफ और रबी की बात यहाँ पे की गई है। तो जो जैद क्रॉप है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कब इन्हें बोया जाता है और कब इन्हें काटा जाता है। हम इन 3 प्रकार की फसलों को अगर पढ़ रहे हैं तो किसकी बेसिस पे पढ़ रहे हैं, हमने कहा सीजन के अकॉर्डिंग। सीजन के अनुसार हम देख रहे हैं कब फसलों को बोया जाएगा, कब फसलों को काटा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने कहा ये कब बोई जाती है, तो आप देखेंगे शोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, यानी कि रबी और जो खरीफ की जो फसलें होती हैं इनके बीच में हम क्या करते हैं, जैद की फसलों को बोते हैं। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम खरीफ और रबी की फसल को देख लेते हैं कि कब कब इन्हें बोया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे खरीफ क्रॉप की, तो हमने कहा कि ये कब बोई जाती है, रेनी सीजन में। जब बरसात का टाइम होता है तब यहाँ पे इन्हें बोया जाता है। तो टाइम क्या है यहाँ पे, जून टू सितंबर,
यानी कि मई जून में इन फसलों को बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर में इन फसलों को काटा जाता है। कौन सी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। आपको ध्यान रखना है, खरीफ की फसलें हैं। कब कब काटा जाता है? इन्हें बोया जाता है मई से जून के बीच में और काटा जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। इसके बीच में आती है खरीफ की फसलें। एग्जाम्पल में क्या क्या है इसका? पैडी है, मेज है, सोयाबीन है यहाँ पे, और ग्राउंडनट है एंड कॉटन है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? खरीफ की फसलों के। वहीं अगर हम बात करें रबी क्रॉप की, तो रबी क्रॉप को कब बोया जाता है? सर्दियों में बोया जाता है। टाइम क्या होगा इसका? इसका होगा अक्टूबर में इन्हें बोया जाता है। वही अक्टूबर से नवंबर के बीच में इन्हें बोया जाएगा और मार्च से अप्रैल के बीच में इन्हें काटा जाएगा। कौन सी फसलें हैं? रबी क्रॉप है। एग्जाम्पल में क्या क्या आती है यहाँ पे? व्हीट आता है, ग्राम्पी आता है, मस्टर्ड आता है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? दो प्रकार की फसलें आई हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे ज़ैद क्रॉप की, तो हमने क्या कहा था? shown between Rabi and Kharif crop in the summer season from March to June, यानी कि मार्च से जून में यहाँ पे क्या आते हैं? इन्हें बोया जाता है और इन्हें काटा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो हमने कहा सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स जो भी होती हैं वो ज़ैद क्रॉप के अंडर में आती हैं। आपको मेनली क्या पढ़ना है? इन दो क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, खरीफ और रबी क्रॉप। क्या क्या आपको याद होना चाहिए? सबसे पहले खरीफ और जो रबी क्रॉप है, इन दोनों फसलों को कब बोया जाता है, कब काटा जाता है, पहली बात है। सेकेंड बात, आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, जब आपको पता चलेगा, आपको टाइम पता चल गया है कि खरीफ की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं, रबी की जो फसलें हैं वो कब बोई जाती हैं, अब आपको पता चल जाएगा किसको कितने टेम्परेचर की आवश्यकता है, कितने तापमान की आवश्यकता है, और यहाँ पे किसको कितने पानी की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि किसी को रेनी सीजन में अगर बोया जा रहा है, हमने कहा कि अगर यहाँ पे जो खरीफ की क्रॉप है उन्हें रेनी सीजन में अगर बोया जा रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में इन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होगी। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे जून से सितंबर अक्टूबर में से काटा जाता है, तो पहले पहले से पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, बाद में से पानी की कम आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें रबी क्रॉप की, हमने कहा इसे विंटर सीजन में बोया जाता है, यानी कि जब हम इन फसलों को बोते हैं तो वहाँ पे तापमान की कम आवश्यकता होती है, कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। काटेंगे कम? अप्रैल टू मार्च टू अप्रैल के बीच में हम इसे काटेंगे। इसका मतलब ये जो फसलें होती हैं ये मेच्योर कब होती है, ये इन फसलों को कब देखा जा सकता है कि ये पक गई है, जब वहाँ पे धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। इस प्रकार से आप हर चीज़ों के यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं एक एक करके जो फसल होती है वो किस प्रकार से इनके कैरेक्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है खरीफ की फसलें, तो आप पढ़ेंगे The crop which are grown in the monsoon season are known as kharif crops, for example maize, millet and cotton। क्या कह रहा है? मानसून के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मक्का, बाजरा और कपास। देखिए, आपको ये पता चल गया है कि खरीफ की फसलें को हम क्या करते हैं? मानसून में बोते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है द सीड्स आर सोन एट द बिगनिंग ऑफ मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। क्या कह रहा है कि जो बीजों को मानसून के मौसम की शुरुआत में बोया जाता है और मानसून के मौसम के अंत में काटा जाता है। जो खरीफ की फसल के अंतर्गत जो पौधे आते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, जब मानसून स्टार्ट होता है, हमने क्या कहा मई जून में यहाँ पे क्या होती है, हम बोते हैं फसलों को, तो वहाँ पे क्या होता है, मानसून की शुरुआत हो रही है। काटेंगे कब? सितंबर टू अक्टूबर। अब यहाँ पे क्या मानसून एंड हो रहा है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि खरीफ की फसलों को कब से कब तक बोया जाता है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, सच क्रॉप रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर एंड हॉट वेदर फॉर प्रॉपर ग्रोथ। अब ये कह रहा है कि ऐसी फसलों को उचित वृद्धि के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। यही चीजें आपको इम्पोर्टेंट रखनी है। मैंने कहा खरीफ की फसल है, कब से कब बोते हैं ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। अब जब आपको टाइम पता है तो आपको ये भी पता चल गया है कि अगर इन्हें मई से जून में बो रहे हैं और सितंबर से अक्टूबर में हम काट रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि रेनी सीजन भी हमारे पास आ रहा है। तो रेनी सीजन का मतलब है अधिक पानी की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को देखें तो टेम्परेचर हाई होता है, यानी कि अधिक तापमान की आवश्यकता है और अधिक वर्षा की आवश्यकता है जब हम यहाँ पे खरीफ की फसल को ग्रो कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे रबी क्रॉप की,
तो यहाँ पे आप देखेंगे द नेम रवि मीन स्प्रिंग, अ वर्ड डिराइव फ्रॉम अरबिक, यानी कि रवि नाम का अर्थ है वसंत, जो कि अरबी से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आपने देखा द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन स्प्रिंग आर कॉल्ड रबी क्रॉप, यानी कि वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं रबी फसलें कहलाती हैं। अब रबी की फसलों में हमने क्या कहा, हमने कहा सर्दियों के टाइम पे हम इन्हें बोते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो तापमान है कम तापमान की आवश्यकता है और कम पानी की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें जो खरीफ की फसल और रबी की फसल है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा, हमने कहा जो रबी की फसल है अधिक तापमान की आवश्यकता से नहीं है, खरीफ की फसल को यहाँ पे अधिक तापमान की आवश्यकता है। रबी की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है, जबकि खरीफ की फसल में अधिक पानी की आवश्यकता यहाँ पे है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड आर सम ऑफ द रबी क्रॉप। एग्जाम्पल दिए गए हैं गेहूं, चना और सरसों जो है वो रबी के कुछ एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट हमने देखा वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर कैरिड आउट टू प्रोड्यूस अ न्यू क्रॉप वेराइटी, यानी कि नई फसल किस्मों का उत्पादन करने के लिए विभिन्न कृषि पद्धतियों को अंजाम दिया जाता है। यही कह रहा है कि जब भी हम किसी भी फसल को उगाते हैं तो अलग अलग टेक्निक का यहाँ पे यूज करते हैं। अब अलग अलग टेक्निक को यूज करने के क्या क्या यहाँ पे पर्पज होते हैं, क्यों हम अलग अलग टेक्निक को यूज कर रहे हैं, उसके दो ही रीजन आते हैं। जब भी आप पढ़ोगे यहाँ पे क्रॉप से रिलेटेड, फसलों से रिलेटेड दो ही चीजें आएंगी। हम यहाँ पे कुछ चीजों को इम्प्रूव करेंगे। क्या क्या इम्प्रूवमेंट होंगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो ही हमारे उद्देश्य होते हैं। हमने कहा हमें अधिक उत्पादन की आवश्यकता है, हमने कहा हमें उन्नत किस्म की जो फसल है वो चाहिए यहाँ पे, इसीलिए क्या होता है अलग अलग टेक्निक हम यूज करते हैं। कुछ और जो रीजन हो सकते हैं वो ये है कि जो हमारा श्रम है हमें अधिक श्रम ना करना पड़े, हमें कम टाइम पीरियड में, कम अवधि में हमें हमारा रिजल्ट यानी कि हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाए। इस प्रकार के कुछ अन्य भी रीजन यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सच क्रॉप्स रिक्वायर अ वार्म क्लाइमेट फॉर द जर्मिनेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड, दे हाउएवर रिक्वायर अ कोल्ड क्लाइमेट फॉर देयर ग्रोथ। अब देखिए दोनों चीजों में आपको ध्यान क्या रखना है, जो लास्ट वाली लाइनें हैं वो याद रखनी है। ऐसी फसलों के बीजों के अंकुरण के लिए और परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। जब क्या हुआ, जब फसलों को बोया गया तो वहाँ पे जो तापमान था वो कम था, लेकिन जैसे जैसे इसका अंकुरण हुआ, जैसे जैसे परिपक्वता आ रही है, अब तापमान धीरे 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 करके बढ़ने लगेगा। यानी कि यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में अगर यहाँ पे बो रहे हैं तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। हालांकि उन्हें अपने विकास के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है रबी की जो फसलें होती हैं और खरीफ की जो फसलें होती हैं किस प्रकार के इन्वायरमेंट की उन्हें आवश्यकता यहाँ पे होती है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं जो रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं। देखिए इस साइड में हमारे पास खरीफ की जो क्रॉप है उसकी एग्जाम्पल है, यहाँ पे रबी क्रॉप के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो हमने क्या देखा, जो पैडी है यानी कि जो धान है, मेज है जो मक्का है, बाजरा और जो ज्वार है वो क्या है, खरीफ की फसलें हैं। ध्यान रखने आपको खरीफ की फसलों को कब, मई से जून में यहाँ पे हम बोएंगे और सितंबर से अक्टूबर में हम इन्हें यहाँ पे काट देंगे यानी कि हार्वेस्ट कर देंगे। वहीं बात करें रबी क्रॉप की, जो वीट यहाँ पे आता है, बार्ले आता है, पीज और जो ग्राम आते हैं, उन्हें हम रबी की फसलों में यहाँ पे उगाते हैं। कब कब बोए जाते हैं, हमने कहा अक्टूबर से नवंबर में हम इन्हें बोते हैं। और अगर फसलों की कटाई को हम देखें तो मार्च से अप्रैल के बीच में यहाँ पे कटाई होती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो आजकल क्या होती है, गेहूं की कटाई यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास अब आता है वो है हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अभी तक हमने बात क्या की है, सिर्फ इतनी हमने बात की है फसल क्या होती है, फसल प्रबंधन क्या होता है, फसल कितने प्रकार की होती है सीजन के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों हम अलग अलग फसलों को अलग अलग सीजन में उगाते हैं। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आपने कहा कि हर एक प्रकार के का जो प्लांट है उसे हर एक चीज एक लिमिट में चाहिए होती है। यानी कि अगर हम बात करें टेम्परेचर की तो एक स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है उसे चाहिए होगा, यानी कि बहुत अधिक चाहिए, बहुत कम चाहिए, सामान्य तापमान चाहिए। वो क्या होगा, हर अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग होगा। वही हमने कहा तापमान जो पौधा है उसका ग्रो होना, उसकी वृद्धि किस किस चीज़ों पे निर्भर करती है, तापमान पे करेगी।
हमने कहा वहाँ पे जल पे करेगी और वहाँ पे मॉइस्चर पे करेगी। इस प्रकार से क्या होता है, अलग अलग जो फैक्टर होते हैं वो पौधे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। हमने कहा कि जो प्लांट है वो हम उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। हमने कहा हम फसलों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के प्लांट आते हैं। पहला आता है लॉन्ग डे प्लांट, दूसरा आता है शॉर्ट डे प्लांट। अब लॉन्ग डे प्लांट से क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो प्लांट जो कि लंबे दिनों में ग्रो हो रहा है। लॉन्ग डे प्लांट को हम शॉर्ट नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। वहीं हम क्या करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट को हम लॉन्ग नाइट प्लांट भी कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, हमने कहा जो प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं, किसी भी पौधे को हम उगा रहे हैं, तो दो प्रकार की परिस्थिति आती है। एक तो होता है लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट के वो पौधे जो कि लंबे दिनों में ग्रो हो रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि लंबे दिन कब आते हैं। लंबे दिन तब आते हैं जब हमने देखा कि जो सूर्य के प्रकाश की अवधि है जब ज्यादा होती है, उन्हें हम लॉन्ग डे कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश की अवधि जब ज्यादा होती है तो हम उसे क्या कहेंगे, गर्मियों का टाइम कहेंगे। तो लॉन्ग डे प्लांट में कौन आएंगे, जो कि हॉट जो टेम्परेचर है वो हॉट टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, यानी कि गर्मियों के टाइम पे जो ग्रो होंगे। वही हमने कहा शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट का क्या मतलब है कि दिन छोटा होगा। दिन छोटे होने से क्या मतलब है कि जो प्रकाश की अवधि है वो कम होगी। प्रकाश की अवधि कम है, इसका मतलब है कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम होगा और ये सर्दियों का टाइम है। यही हमने कहा है। हमने कहा लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश की अवधि के अकॉर्डिंग ही हम दो पार्ट में प्लांट को डिवाइड करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो प्लांट है, प्लांट की वृद्धि या पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। हमने फसलों को अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, सीजन के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या होगा अगर हम वीट को यहाँ पे मई से जून में बो दें और सितंबर से अक्टूबर में यहाँ पे उसे फसल की कटाई को कर दें, तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो गेहूं का पौधा है उसे क्या है, कम टेम्परेचर कम तापमान की आवश्यकता है जब हम गेहूं को बोते हैं। धीरे धीरे जब जो गेहूं का पौधा है वो उसकी वृद्धि होने लगती है, तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होता है, अब उसे हल्के से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ना चाहिए। तब जाके क्या होगा, जो फसल है फसल मेच्योर यहाँ पे होगी। लेकिन अगर हमने गेहूं को पहले ही इतने हॉट क्लाइमेट में बो दिया है, हमने मई से जून में अगर गेहूं को बो दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत अधिक होगा। अगर बहुत अधिक टेम्परेचर है तो वहाँ पे जो गेहूं का पौधा है उसमें अंकुरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे जो टेम्परेचर है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर की आवश्यकता थी, विशिष्ट तापमान की आवश्यकता थी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो वीट का जो पौधा है उसे हम कब बोएंगे, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम यहाँ पे उसे बोते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये जो फसलें हैं, हमने जान लिया है कि किस सीजन में हम कौन सी फसल को बोएंगे। लेकिन फसल को बोने की कुछ विधियां होती हैं, अलग अलग स्टेप होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम गए, हमने खेत में बीजों को डाला और हमारा काम खत्म हो गया, अब जो फसल है वो खुद ब खुद वहाँ पे क्या हो जाएगी, फसल की वृद्धि हो जाएगी। फसल को बोने से पहले, फसल को बोने के बाद और फसल के पकने के दौरान यहाँ पे क्या होती है, अलग अलग प्रोसेस होती हैं, अलग अलग यहाँ पे हम मेथड देखते हैं जो कि फसल को ग्रो कराने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम ये भी जानेंगे कि जब हम किसी फसल को बो रहे हैं, किसी फसल को उगा रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं कृषि में। तो यही हम जानेंगे यहाँ पे कि कैसे एक फसल को यहाँ पे ग्रो कराया जाता है। तो आप पढ़ेंगे cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over the period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow a ornamental plant in your house. ये कह रहा है कि जब भी कोई किसान यहाँ पे
कुछ खेती को क्या करता है, फसलों को उगाता है, तो वो कुछ टेक्निक, कुछ स्टेप्स यहाँ पे यूज़ करता है, कुछ चरण यहाँ पे होंगे। तो आप यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी जो किसान होता है कुछ स्टेप को यहाँ पे फॉलो करता है, वो स्टेप मैच हो सकते हैं आपसे जब आप गार्डनिंग कर रहे हो या फिर जब आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगा रहे हो। क्या होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स? वो पौधे जो कि हम सजावट के लिए उन्हें उगाते हैं। तो कह रहा है कि कुछ जो स्टेप होते हैं वो समान हो सकते हैं या फिर होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या देखा? These activities or tasks are referred to as a agricultural practice which are। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब भी कोई भी किसान यहाँ पे किसी भी फसल को उगाता है तो कुछ यहाँ पे जो स्टेप होते हैं उसे फॉलो करता है। तो उनमें से सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी की तैयारी। देखिए, जब भी हम फसल को उगा रहे हैं तो फसल का सीधा संबंध कहाँ है? मिट्टी से है। हम एक मिट्टी में फसल को उगा रहे हैं तो उससे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। एक फसल को उगाने के लिए क्या क्या यहाँ पे किया जाता है, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे ही पॉइंट्स को तब हम जानेंगे कि मिट्टी को किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कौन से यंत्र हैं जो मिट्टी को तैयार करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा शोइंग। सोइंग में क्या होगा? बीजों की बुआई। अब देखिए हमने क्या कर दिया, मिट्टी को हमने तैयार कर दिया है, मिट्टी अब तैयार है यहाँ पे कि उसमें हम एक फसल को बो सकें। अब हम उस मिट्टी में बीजों की बुआई करेंगे। सिंपली आप क्या करते हो, जब आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में गमलों में अगर किसी पौधे को उगाते हो तो आप बीज को मिट्टी में डाल देते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मिट्टी की बुआई कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मिट्टी की बुआई है क्या क्या चीजें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, किस प्रकार से कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पे ध्यान में रखते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम क्या करेंगे? खाद और उर्वरकों को यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए हमने क्या किया, मिट्टी को तैयार किया, अब हमने बीज को वहाँ पे बो दिया है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? खाद और उर्वरक को वहाँ पे ऐड करेंगे। तो खाद क्या होती है? हमने कहा खाद क्या होती है? जो जैविक कचरा होता है, जैविक कचरे को जो अपघटक होते हैं तो अपघटक उसका अपघटन करेंगे। यानी कि जैविक कचरा क्या होगा? वो कचरा जो किसी लिविंग से हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि फल और सब्जियों के जो छिलके होंगे, या फिर कोई भी प्लांट है, कोई भी पौधा है उसकी पत्तियां हैं, या फिर कोई एनिमल है उसकी जो डेड बॉडी है, सारे ही क्या होगा? जैविक कचरे में आएगा। तो जैविक कचरे में क्या होता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपघटक का कार्य करेंगे और वो उस कचरे को भोजन के रूप में इस्तेमाल करके उसे उसका निम्नीकरण कर देंगे और उसे खाद में परिवर्तित कर देंगे। अब क्या होता है, जब ये खाद हम इसे मिट्टी में डालते हैं तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे, बहुत सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो मिट्टी की संरचना होती है सबसे पहले उसमें बदलाव आता है। किस प्रकार से आता है? अगर हम मिट्टी की बात करें तो हमने अलग अलग प्रकार की मिट्टी पढ़ी है। हमने कहा है रेतीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है। दोनों ही प्रकार की मिट्टियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अगर हम रेतीली मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी में पानी नहीं ठहरता है, क्योंकि उस मिट्टी के कणों के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत अधिक होता है। अगर हम चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी में जो पानी है वो बहुत अधिक मात्रा में रुक जाता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में जो स्थान होता है वो बहुत कम होता है। अब क्या है, किसी प्लांट को अगर ग्रो कराना है, किसी प्लांट को हमें उगाना है तो उसे क्या होता है, जो पानी की जो मात्रा है वो सामान्य मात्रा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बहुत कम पानी की आवश्यकता होगी और ऐसा भी नहीं है कि हर टाइम उसे पानी में ही रखा जाए। तो इसके लिए क्या होता है, जब हम खाद को ऐड करते हैं तो ये क्या करेगा, रेतीली मिट्टी में जब हम खाद को डालेंगे तो वहाँ पे जो रेतीली मिट्टी के कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अब जो खाद है उसने वहाँ पे जगह फुलफिल कर ली है। इससे क्या होगा, पानी का ठहराव वहाँ पे रुक जाएगा, पानी वहाँ पे ठहर जाएगा और जो प्लांट है वो आसानी से वहाँ पे ग्रो हो जाता है। वही अगर हम बात करें चिकनी मिट्टी की, तो चिकनी मिट्टी में जब हमने खाद ऐड किया तो क्या हुआ, चिकनी मिट्टी से जो एक्स्ट्रा पानी था, जो अतिरिक्त पानी था वो नहीं निकल पा रहा था और अतिरिक्त पानी की वजह से भी जो पौधा है उसे हानि पहुंच सकती है। ये आपको याद रखना है। आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी चीज है या फिर अगर हम मनुष्य की बात करें या फिर हम किसी पौधे की बात करें, हमें जीवित रहने के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होती है उसकी एक निश्चित मात्रा में ही हमें आवश्यकता होती है। उससे कम और उससे अधिक अगर हमें मात्रा प्राप्त हो रही है तो इससे क्या होगा, हमें नुकसान पहुंचता है।
जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हमने कहा किसी पौधे को हमें उगाना है तो उसके लिए उसे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी की आवश्यकता उतनी ही होनी चाहिए, पानी की जो मात्रा है उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि प्लांट को आवश्यकता है। अगर आवश्यकता से अधिक पानी होगा तो भी पौधे को हानि पहुंचेगी और आवश्यकता से कम होगा तो भी पौधे को हानि पहुंचेगी। तो चिकनी मिट्टी में हमने क्या देखा कि आवश्यकता से अधिक वहाँ पे पानी रुक जा रहा था क्योंकि पानी की निकासी नहीं हो पा रही थी। अब जब हमने खाद ऐड किया तो उसने क्या किया, पानी की निकासी अब वो खाद के द्वारा होने लगी है, क्योंकि चिकनी मिट्टी के बीच में क्या है, वहाँ पे खाद भी आ गई है जिसमें ह्यूमस भी कुछ होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, खाद को यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें जो खाद का दूसरा कार्य क्या होता है कि जो पोषक तत्वों की मात्रा है, जो खनिज लवणों की मात्रा है, वो भी मिट्टी में ऐड करेगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने कहा इरिगेशन होगा यानी कि सिंचाई होगी। उसके बाद हमने देखा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से हम बचेंगे। क्या होते हैं खरपतवार, अभी हम आगे इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमने कहा हार्वेस्टिंग होगी, यानी क्या फसल की कटाई होगी क्योंकि अब फसल पूरी मेच्योर हो गई है। और लास्ट में हम करते हैं स्टोरेज, यानी कि भंडारण करेंगे जो भी हमें वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिला है। तो क्लास आज हमने जाना कि किस प्रकार से जो फसल है, फसल अलग अलग प्रकार की होती है सीजन के अकॉर्डिंग, और यदि किसी फसल को हमें उगाना है तो उसके लिए जो मुख्य चरण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक एक करके देखेंगे कि किस चरण में हम किस प्रकार से कौन सी क्रिया वहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।